हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन एनालिटिक्स। तो यार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे यार। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2020 की काउंसलिंग जो कि स्टार्ट हो चुकी है आज से 28 अक्टूबर से। उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ों में आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम आराम से चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आपको मैं बता देता हूँ आपको बिल्कुल थोड़ा सा कि हम लोग आज वीडियो में क्या कर जानेंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन जानेंगे, फीस पेमेंट के बारे में जानेंगे, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानेंगे। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन तो पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आपको किस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, आपको कहाँ से लॉगिन करना है, कहाँ पे आपको डेटा फिल करना है, वो चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप एक नीट एस्पायरेंट हैं और आपने नीट क्वालिफाई कर रखा है और आप नीट काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं यार नीट 2020 काउंसलिंग प्रोसेस में होनी क्या है। तो आपके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एमसीसी की वेबसाइट पर होगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि आप कैसे करना है। फिर आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करनी पड़ेगी। जो भी रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रहेगी आपको फी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद आपको जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पहुँचकर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये थी गाइस शॉर्ट में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि 5 स्टेप में हम समझ सकते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले कि यार काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग कब से कब तक होना है और कौन सी चीज़ें कब होनी है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं शेड्यूल। तो गाइस, ये है अपना शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ओके गाइस। तो अपने काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस, आपको कैसे कॉलेज अलॉट होगा रजिस्ट्रेशन से लेकर अलॉटमेंट तक। तो आप देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन सबसे पहले राउंड 1। देखिए, आपको पता है कि नीट की जो काउंसलिंग होती है ये 15% जो ऑल इंडिया जो कोटा है उसके लिए हो रही है काउंसलिंग। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए हो रही है। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको 2 राउंड में होगी। एक होगी फर्स्ट राउंड, एक होगी सेकंड राउंड। और जब फर्स्ट राउंड में जब सीट्स खाली रहेंगी तभी सेकंड राउंड होगा। जब सेकंड राउंड में जो सीट्स खाली रह जाएंगी उसके लिए होगा मॉप अप राउंड। ठीक है, एक स्पॉट राउंड टाइप का रहेगा, उसमें मॉप अप राउंड होगा। ठीक है, तो उसमें काफी कम ही सीट्स बचती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो जानेंगे। तो फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो 20 और 8 अक्टूबर यानी मतलब आज से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 नवंबर तक चलने वाली है। ठीक है, जो कि शाम को 3 बजे PM ऑफ द 2 नवंबर से, यानी शाम को 3 बजे तक आप ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग। आपको सबसे फिर पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप पेमेंट नहीं करोगे तो चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाओगे। फिर चॉइस फिलिंग के बाद उसको आप लॉक भी करना पड़ेगा, फाइनल लॉक। ठीक है, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज अरेंज कर लोगे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको लॉक कर दोगे, फाइनल लॉक। मेरा चॉइस फिलिंग लॉक किया जाता है। तो उसको तीनों चीज करने के लिए समय मिलेगा आपको 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। ठीक है, वो भी रात को 11:59 तक, यानी 2 अक्टूबर को रात को 12 बजे से पहले आपको ये चीजें कर लेनी है। इसमें जो पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 अक्टूबर टिल 2 नवंबर अप टू 7 PM। जो पेमेंट जो करना है उसके लिए आपको रात को 7 बजे से पहले करना पड़ेगा। शाम को 7 बजे से पहले आपको कर लेना है पेमेंट, 2 नवंबर से पहले। वो आपको रात को 12 बजे तक नहीं मिलेगा, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, चॉइस लॉकिंग विल बी स्टार्टेड एट 3 PM ऑफ 2 नवंबर टिल 7 PM ऑफ द 2 नवंबर। तो चॉइस लॉकिंग है, तो अभी तो चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप। जो लॉकिंग जो स्टार्ट होगी अपनी लॉक करने का जो भी क्रम है वो आपका 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 बजे। ठीक है, 3 PM में, और 7 PM तक चलेगा 2 नवंबर तक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद थी अपनी प्रोसेसिंग। अब क्या सीट अलॉटमेंट अब आएगा। ठीक है, अपना 3 और 4 नवंबर को। ठीक है, तो प्रोसेसिंग चलेगी अपनी सीट अलॉटमेंट की। जो इसका रिजल्ट आ रहेगा आपका 5 नवंबर को, आपका रिजल्ट आ रहेगा, यानी 5 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, यदि आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसमें आपको कॉलेज के नाम लिखा रहेगा, कि आपका नाम लिखा रहेगा कि आपको यह कॉलेज अलॉट हो गया है जिस भी कोर्स के लिए, MBBS के लिए। ठीक है, तो उस पर फिर आपको 6 नवंबर से आपको 12 नवंबर यानी 7 दिनों का समय दिया जाएगा, 6 से लेकर 12 तक का। ठीक है, 6 डेज का आपके पास समय रहेगा। उसके बीच में आपको उस कॉलेज में पहुंचकर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यार अभी रिपोर्टिंग के लिए मेरे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। जो भी रिपोर्टिंग होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी कर सकता है रिपोर्टिंग का सिस्टम। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि आपको ऑफलाइन कॉलेज पहुंचकर ही रिपोर्टिंग करनी पड़े। ये थी अपनी 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की बात। अगली बात थी गाइज राउंड 2 की देख लेते हैं। तो राउंड 2 का क्या होने वाला है। तो राउंड 2 का जो चलेगा अपना 18 नवंबर से 22 नवंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप 3 PM वही एज पर। ठीक है, सर्वर टाइम, यानी 22 नवंबर के 3 बजे तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर इसमें जो अपना पेमेंट रहेगा और चॉइस फिलिंग रहेगी, चॉइस लॉकिंग रहेगी, वो 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक कर सकते हो। फिर जो पेमेंट फैसिलिटी है 22 नवंबर को 7 बजे तक रहने वाली है। और फिर जो चॉइस लॉकिंग है वो 22 नवंबर को 3 बजे से स्टार्ट होगी और 22 नवंबर को 7 बजे बंद कर दी जाएगी।
फिर इसके बाद अपना वही रजिस्ट्रेशन अपनी काउंसलिंग प्रोसेसिंग चलेगी, वही अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 23 और 24 नवंबर, 25 नवंबर को अपना रिजल्ट आ जाएगा और फिर 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हो कॉलेज में और फिर आप कॉलेज दे सकते हो। तो गाइज ये तो सेकंड राउंड की बात थी। अब इसके बाद देख लेते हैं यार मॉप अप राउंड। ठीक है, मॉप अप राउंड क्या होता है? ठीक है, मॉप अप राउंड ये यार सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एम्स जो है जिप्मर है उनके लिए होगी। ठीक है, यदि उनमें सीट जो खाली बच जाती हैं तो उनमें होगी, और जितनी भी सेकंड राउंड में जो सीट्स खाली रह जाती हैं वो कहाँ चली जाएंगी? स्टेट कोटा की जो सीट है उसमें ऐड कर दी जाएंगी उस स्टेट की। ठीक है, तो मॉप अप राउंड की देख लेते हैं भाई। तो 10 दिसंबर को इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी जो कि 14 दिसंबर तक चलेगी, 3 बजे तक शाम तक। फिर उसके बाद आपको 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आपको पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉगिंग करनी है। फिर इसमें पेमेंट का वही है कि आपको शाम को 7 बजे से पहले 11 दिसंबर तक आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, टिल 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर को आपको शाम को 7 बजे तक पेमेंट कर देना है और चॉइस लॉगिंग आपको 14 दिसंबर 3 बजे से स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद 14 दिसंबर के 7 बजे तक आप चॉइस लॉकिंग करने का समय रहेगा। उसके बाद आप 15 और 16 तक आपकी प्रोसेस चलेगी। 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 18 दिसंबर को आपको कॉलेज में आकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। 18 और 26 के बीच में आपको जो भी कॉलेज मिला रहेगा। ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट टू डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स एंड जिप्मर फॉर स्टेट वैकेंसी राउंड फ्रॉम 22 दिसंबर टू 21 दिसंबर। यदि कोई सीट खाली बच जाती है तो स्टेट राउंड की जो काउंसलिंग हुई उसमें मतलब एक अलग से काउंसलिंग करवाई जाएगी, स्टेट वैकेंसी। ठीक है, एक अलग से मतलब काउंसलिंग करवाई जाएगी जो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होने वाली है। तो गाइस ये बात थी सिंपल सी। जो शेड्यूल है, शेड्यूल क्या रहने वाला है, आशा करता हूँ हर एक शेड्यूल समझ में आ गई होगी। ये MBBS और BDS दोनों की काउंसलिंग साथ में हो रही है, आप समझते हो इस बात को। ठीक है, ये बात थी नीट काउंसलिंग की शेड्यूल की। अब बात कर लेते हैं वापस यार डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। मैंने बताया था, मैंने कहा था डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायर्ड है लिस्ट के। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं गाइस। ठीक है, डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो इस तरह की है। देखिए, आपको मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे उस समय कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अलॉटमेंट लेटर आपको जो भी मिलेगा MCC द्वारा जो मिलेगा आपको वो करना है, अपने साथ रखना है। एडमिट कार्ड एग्जाम इशूड बाय NTA का एडमिट कार्ड है वो। रिजल्ट आपका रिजल्ट और रैंक जो भी है आपके पास NTA द्वारा जो आया है आपका रिजल्ट, जिसमें लिखा है आपकी रैंक लिखी है वो चाहिए आपका 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम। ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा यदि आपके 10th की मार्कशीट में यदि नाम चेंज है या कुछ अलग चीजें डेटा डिफरेंस है उस केस में। ठीक है, यदि आपकी नहीं है तो आपकी 10th की सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाता है। फिर आपकी 10th की सर्टिफिकेट 10+2 यानी 12th की सर्टिफिकेट। ठीक है, आपकी फिर उसके बाद 10+2 की मार्कशीट भी चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर्टिफिकेट क्या होता है मार्कशीट क्या होता है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट कई स्टेट में, जैसे MP स्टेट्स की मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश की, वहाँ पे यदि आपने किया कर रखा है तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ रहते हैं। लेकिन बिहार UP जैसे स्टेट में ये दोनों अलग अलग आते हैं, सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आता है। तो आपको 12th की मार्कशीट भी चाहिए होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट भी। तो गाइस ये बात थी 10th और 12th की बात। अगला है यार 8वें नंबर पर चाहिए आपको 8th पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप फोटोग्राफ लगाओगे बिल्कुल वही वाला फोटोग्राफ चाहिए आपको। 8 है ना, मिनिमम 8 है ना। हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ को 10-15 रख लूँ तो ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ही ना आए। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन। ठीक है, वो चाहिए होगा आपको। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी आधार या पैन जो भी चाहिए, तो आधार सबके पास रहता है तो आधार ही कार्ड लगाओ आप। ठीक है, उसके बाद फॉर NRI ये अपने लिए नहीं, जो NRI कैंडिडेट है या OCI कैंडिडेट हैं अपीयरिंग इन डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी, उनके लिए पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सरर एम्बेसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो NRI की चीजें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगला देख लेते हैं यहाँ तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। द कैंडिडेट शुड बी ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। आप SC/ST सर्टिफिकेट की, आपको SC/ST कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपको। OBC से आते हो तो OBC NCL का सर्टिफिकेट जो बनता है सेंटर वाला आपको वो लगेगा आपको। आगे बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो यदि आप डिसेबिलिटी वाला PWH का लगाने वाला हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका क्राइटेरिया अलग से है तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। मैं इसका PDF जो भी PDF है इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना। ठीक है गाइस, तो ये बात थी इसकी प्रोसेस की। अगला EWS सर्टिफिकेट, ये पूरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है। EWS के कैंडिडेट जो है जनरल वाले उनको भी अपना EWS का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो ये थी गाइस बात थी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। आशा करता हूँ आपको सारे डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो गए होंगे। गाइस अब बात कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हाउ टू डू रजिस्टर, आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो देखिए रजिस्टर करना है तो सबसे पहले चलिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लिख देता हूँ MCC के।
खैर देखिए हम लोग आ चुके हैं ये एमसीसी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर आना कैसे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। ठीक है, तो ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल सीट्स अलॉटमेंट प्रोसेस काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप काउंसलिंग शेड्यूल भी पढ़ सकते हो यहाँ से, बाकायदा मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यहीं से बताया था आपको काउंसलिंग शेड्यूल, ये बताई थी काउंसलिंग स्कीम जो है। अब देख लेते हैं यार कुछ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाने वाला है, ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए मैंने जूम कर रखा है। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है अपना। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट डुप्लीकेट ओटीपी, जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यूज करोगे तो बिल्कुल पर्सनल अपना यूज करना। ठीक है, किसी और का मत यूज करना, और यार जो भी आप यहाँ पे जो भी चीजें डालने वाले हो किसी से शेयर मत करना। काउंसलिंग की जितनी बातें रहती है किसी से शेयर मत करना यार, किसी थर्ड पर्सन शेयर मत करना, आप अपने पास ही रखना। और काउंसलिंग मैं तो कहता हूँ खुद ही से ही करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, किसी पे डिपेंड मत रखना। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें इंग्लिश में सिंपल चीज़ें रहती हैं, तुम आराम से पढ़ के कर सकते हो। कोई चीज़ क्वेरी आती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते हैं, तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी पिन, और सिक्योरिटी पिन यही जो यहाँ लिखा है। फिर आपको सबमिट कर दोगे, फिर उसके बाद आपका ओटीपी वगैरह आएगा। ठीक है, आपका ओटीपी यहाँ पर डालना, फिर उसके बाद आप पासवर्ड वगैरह बनाओगे, फिर उस तरह आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये थी बात रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वापस होम पे आना आप। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन, फिर यहाँ से आकर आप अपना कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हो। रोल नंबर, पासवर्ड जो आप भी पासवर्ड बनाओगे, यदि पासवर्ड आप भूल जाते हो इन केस, ठीक है, यदि आप भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर पासवर्ड फॉरगेट कर लेना। ठीक है, और आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, रोल नंबर डालकर अपना पासवर्ड डालकर अपना फिर से वापस पूरी काउंसलिंग कर सकते हो। बिल्कुल सिंपली प्रोसेस होने वाली है। मैं अब आगे नहीं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ तक दिखा दिया है। बाकी मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा मैं तुम्हें एक अच्छी सी पूरी काउंसलिंग करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो गाइज आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीट 2020 काउंसलिंग के स्टार्ट रिगार्डिंग आपको मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से कोशिश की है बताने की। आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट आता है फ्यूचर में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दूंगा अच्छे से। जो भी चीज़ें आएंगी मैं पूरी तरह मदद करूँगा आपका। चलिए आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप यार गाइस यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।